कि कुर्बानी के फ़ौरन बाद जो गोश्त पकने किचन में स्टार्ट हो जाता है और फ़ौरन से खाने पीने की तैयारी हो जाती है, क्या ये सेहत के लिए बेहतर है? कुर्बानी का जानवर ज़िबा हुआ है तो उसके पट्ठे जो हैं, जिसका जो गोश्त था उसमें खिंचाव आ जाता है। तो गोश्त जो शुरू में जो लिया जाता है वो हाजमे की तरफ से भी और जायके में भी उसमें चेंज आता है। तो इसमें जो रिसर्च हुई तो कहते हैं कि मेडिकली इसको वहाँ 5 से 6 घंटे का स्टे दें, उसके बाद खाने की तरफ। क्या गोश्त को किसी ऐसी चीज़ों के साथ कम्बिनेशन मिक्स करके भी बनाया जाता है? किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए? क्या सारी ही चीज़ों के साथ उसको मिक्स करके बनाया जा सकता है? कि जब आप कुकिंग खा रहे हैं तो आप उसके साथ फाइबर ऐड कर लें। मतलब अगर आप सिंपल गोश्त पका रहे हैं, सब्जियां ऐड कर लें। गोश्त जो होता है ना, जो मीट होता है, इसके अंदर फाइबर नहीं होता। तो आप कढ़ाई खा रहे हैं तो आप उसके बाद अपने खाने में सलाद या फ्रूट ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू QAS हेल्थ पॉडकास्ट विद योर होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, जैसे ही ईद उल अज़हा का मौका आता है, गोश्त की फरवानी जो होती है वो बढ़ जाती है, जहाँ पे गोश्त का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि गोश्त को किस तरह के कम्बिनेशन के साथ पकाया और खाया जा सकता है और कितनी क्वान्टिटी में हम इसको खा सकते हैं जो हमारे स्टमक को नुकसानदेह साबित ना हो सके। हमारे साथ डॉक्टर हसीब नवाज़ मौजूद है जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया इस टॉपिक पे। और आज के दिनों में ईद आने वाली है जी, और ये बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न भी है। जी। अच्छा सर, देखा जाता है कि ईद का जैसे ही मौका आता है और कुर्बानी स्पेशली, तो गोश्त जैसे ही कुर्बानी हुई है, गोश्त आया है और स्टार्ट कर दिया फ़ौरन से। इसके हवाले से बताइएगा कि कुर्बानी के फ़ौरन बाद जो गोश्त पकने किचन में स्टार्ट हो जाता है और फ़ौरन से खाने पीने की तैयारी हो जाती है, क्या ये सेहत के लिए बेहतर है? देखें, इसमें आम तौर पे समझा जाता है कि कुर्बानी के फ़ौरन बाद गोश्त जो अभी कुर्बानी हुई है तो उसके फ़ौरन बाद से बेहतर है कि आप 5 से 6 घंटे का वक्फा दें। ठीक है। एक लफ्ज़ यूज़ होता है मेडिकल साइंसेज में जिसको कहते हैं राइगर मोर्टस। मतलब कि जैसे कुर्बानी का जानवर ज़िबा हुआ है तो उसके पट्ठे जो हैं, जिसका जो गोश्त था उसमें खिंचाव आ जाता है। तो शुरू वाला जब फ़ौरन जब पकाते हैं तो वो एक कह लें कि अकड़ाहटपन रहना शुरू हो जाती है। तो गोश्त जो शुरू में जो लिया जाता है वो हाजमे की तरफ से भी और जायके में भी उसमें चेंज आता है। ठीक है। तो इसमें जो रिसर्च हुई थी वो कहते हैं कि मेडिकली इसको वहाँ 5 से 6 घंटे का स्टे दें, उसके बाद खाने की तरफ। मतलब 5-6 घंटे बाद आप उसको कुक की तरफ लेकर आएँ। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, गोश्त जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है खाने में। आप इस मौके पे लोग कलेजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह से मतवातर तरीके से गोश्त इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या गोश्त को किसी ऐसी चीज़ों के साथ कम्बिनेशन मिक्स करके भी बनाया जाता है? किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए? क्या सारी ही चीज़ों के साथ उसको मिक्स करके बनाया जा सकता है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, मेरे ख्याल में ईद के दिनों में लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये है कि गोश्त कितना खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? तो ये बहुत कॉमन है। अब लोगों के जहन में होता है कि बहुत ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी या ताकत आएगी। ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी जो है उसको अल्लाह ताला ने एक बड़ा कह लें कि प्रोग्राम्ड और सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है। ठीक है। तो आप एक दफ़ा जब एक खाना खाते हैं तो उसमें से जस्ट 20 ग्राम या 30 ग्राम जो प्रोटीन है ना, वो आपकी बॉडी यूज़ कर पाती है। मतलब इसको मैं आपकी लेमैन लैंग्वेज में या आम लोगों के ज़हन में समझाने के लिए बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने 100 ग्राम गोश्त खाया है कि 1 किलो का 10वां हिस्सा खा रहे हैं, आजकल ईद के दिनों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये एक टाइम के लिए इनफ है। उससे ज़्यादा आप जितना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी उसको आपकी रिपेयरिंग सिस्टम में गोश्त 3 काम करता है। नंबर 1 आपके पट्ठे रिपेयर करता है, नंबर 2 आपके हार्मोन और एंजाइम के सिंथेसिस करता है। अब ये 3 काम का मतलब ये होता है कि इतना हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए जो वो यूज़ कर सके। ठीक है। तो एक पोर्शन में अगर आप 25 से 30 ग्राम गोश्त खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, मतलब 100 ग्राम गोश्त, तो ये बहुत है। पूरे दिन में ले लेंगे तो 3 खाने, तो 3 खानों में अगर आप 200 से 300 ग्राम तक जाते हैं, यानी कि जो अगर हम कह लें कि 1 किलो का तीसरा हिस्सा अगर आप ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत है। ठीक है। अब इससे जो ज़्यादा आप खा रहे हैं, 3 दिन लगातार, 4 दिन लगातार गोश्त का इस्तेमाल हो रहा है, तो अब आप इससे ज़्यादा की तरफ गए हैं तो इससे क्या होगा कि बॉडी अब इसको अपनी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जो आपके गोश्त को रिज़र्व कर सके। हमारे बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं है जो आप खा रहे हैं वहाँ पे जाके रिज़र्व हो जाएगा या सेव हो जाएगा। तो जो उसके एक्स्ट्रा होगा ना, बॉडी उसको निकालेगी। तो उसको निकालने के तरीके हैं, वो आपके जिगर के से मेटाबॉलिज्म करेगी, गुर्दों से निकालेगी। तो अब आपने जो सवाल किया था कि किस चीज़ों के साथ मिक्स करके खाना चाहिए, तो ये फिर इसका सबसे ज़्यादा है कि गोश्त जो होता है ना, जो मीट होता है, इसके अंदर फाइबर नहीं होता।
तो आपका बेस्ट तरीका ये है कि जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप उसके साथ फाइबर ऐड कर लें। मतलब अगर आप सिंपल गोश्त पका रहे हैं, सब्जियां ऐड कर लें, मुख्तलिफ सब्जियां ऐड कर लें। अगर आप नहीं वैसे बना रहे हैं, जिसमें आजकल अब ये भी नहीं कह सकते आप सब्जियों के साथ खाएं, तो आप कढ़ाई खा रहे हैं तो आप उसके बाद अपने खाने में सलाद या फ्रूट ऐड कर लें। ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो होंगी वो उसका जो फाइबर ना होने का जो उसका एक कमी है ना उसका बनाई हुई अल्लाह ताला ने, वो उसको पूरी कर देगी। तो आपकी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए हम? ठीक है, आपने जैसे कहा कि वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन गोश्त में किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए कि ये चीज़ें ऐड ना करें? अच्छा, अब इससे स्टमक जो है इफेक्ट होता है। जो हमारा जो बनाने का स्टाइल है ना, जो एशियन स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। मतलब कि आप अगर कढ़ाई बना रही हैं तो आपने कोशिश करना है कि ऐसी बने जी जनाब इसके अंदर ये भी मसाला डालें, ये भी डालें, ऑयल भी डालें। एग्जैक्टली। तो बेहतर हाल ये है कि जब आप कुकिंग कर रहे हैं या आप इसको ले रहे हैं मीट को, इंजेक्शन आपकी ज़्यादा हुई है, उसको उतना ऑर्गेनिक रखें, सिंपल रखें, मतलब कि कम मसाले हों। हम कहते होते हैं 3 तरह कोई ज़्यादा बेहतर है, ग्रिल्ड, बेक्ड और तीसरे नंबर पे बॉयल्ड। ठीक है। फ्राइंग वाला या बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है ना, वो आपके स्टमक के लिए भी, आपकी आंतों के लिए भी, आपके जिगर लीवर के लिए भी ठीक नहीं समझा जाता। ठीक है। तो आपने बैलेंस इन में ये रखना है कि आप गोश्त की जो उसकी एक क्वालिटी है ना, उसको कंप्रोमाइज़ ना करें, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्पाइसेस ना डालें, बहुत ज़्यादा मसाले ना डालें, ताकि उसका जो टेक्सचर है या उसकी जो क्वालिटी वो चेंज ना हो। क्योंकि अब आप खुद देखेंगे जो हमारे बहुत ज़्यादा मसाला जात आते हैं या ऑयल आता है, उसकी रिफ़ाइन का भी मसला आता है, और हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम मर्च की जगह पे क्या डाल रहे हैं। तो बेसिकली आप जितना उसको सिंपल रखेंगे वो आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है। 2 चीज़ें, सिंपल और कम, वो आपकी बॉडी उसके लिए बेहतर है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मिथ बनी हुई है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीना, आपने जितना मर्जी खाना खा लिया, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो आपका स्टमक जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस हवाले से भी बताइएगा कि कोल्ड ड्रिंक कितना फ़ायदेमंद है गोश्त खाने के बाद? अच्छा, ये ना बड़ा कॉमन है, आपने देखा होगा कि ईद के दिनों में लोग बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की भी ना। अब कोल्ड ड्रिंक्स के लोगों के जहन में ये होता है कि जनाब हमने आधा किलो या किलो गोश्त खा लिया, यानी कि 1 प्लेट, और हमारी जो आम सर्विंग होती है ना 500 से 500 ग्राम तक होती है आम लोगों की, तो उसके बाद एक बोतल पियेंगे स्प्राइट है जी, यानी ये जो भी वाट एवर द रीज़न सोडा ड्रिंक्स है, और खाना हज़म हो गया। बेसिकली आप अगर मेडिकली इसको एनालाइज करें तो ये एक डेंजरस एक्टिविटी है, वेरी ख़तरनाक चीज़ समझी जाती है मेडिकली। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि जो आप कोला ड्रिंक्स लेते हैं इसके होता है कार्बोनिक एसिड और कैफ़ीन होती है, 2 कम्बिनेशन होता है। इसका हाजमे से कोई लिंक नहीं है। सिंपल, आपका जो मैदा होता है, जो आपका स्टमक होता है, उसमें HCl एक एसिड पैदा अल्लाह ताला करता है, वो खुद उसको हज़म करने में उसका रोल है, और वो कंट्रोल्ड है। जो आपकी बॉडी चीज़ें पैदा करेगी वो कंट्रोल्ड होगी। कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर कम चाहिए तो कम है तो अल्लाह ताला उसको बढ़ा देता है, जब बॉडी बढ़ा देती है, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो बॉडी उसको कम कर देती है। कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। अब आप ये जो बोतल के ज़रिए से ले रहे हैं कार्बोनिक एसिड या तेज़ाबियत जो आपने बढ़ा रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड है, इसका आपकी डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। होता क्या है जो लोगों में होता है, जो आपके मिथ क्यों बनी थी, वो एक तो ये है कि जो कोला ड्रिंक्स होते हैं ये आपके अंदर एक चीज़ पैदा करते हैं जिसको एडिक्शन। तो आप पीते हैं ना तो आपके एक रिफ्रेशनेट फील होती है। दूसरा, आपकी मार्केटिंग हो रही होती है, आपके सोशल मीडिया के आपके मेन चैनल्स पे उसकी एड्स चल रही होती हैं। दूसरे नंबर पे एक कम्बिनेशन बना दें जी, अगर आप बिरयानी खानी है साथ में 7 अप लें। अच्छा, ये एक तरह से आपके माइंड के साइकोलॉजिकल इफेक्ट लेने के लिए। दूसरा चीज़ कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है आपके मैदे में, और इसके अंदर जो कैफ़ीन होती है वो आपकी खुराक की नाली के नीचे वाले हिस्से को रिलैक्स कर देती है, तो बर्प आते हैं, बेल्चिंग या बर्पिंग होती है, जिसको कहते हैं लोग आमतौर पे कहते हैं मुझे डकार आ गया, मुझे लगता है कि डकार आ गया तो खाना हजम हो गया। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो एक तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि उनको डकार आता है, उससे जो लोग ले रहे होते हैं और वो एसिडिटी का इशू बन जाता है, उनको लगता है कि इससे हमारा खाना हजम हो गया, लेकिन ये हजम नहीं हुआ, बल्कि ये आप अपने स्टमक के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं और आपने जो अच्छा खाना खाया उसको भी नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक से मीन्स कि हमें अवॉइड करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि गोश्त को 4-4 दिन, 1-1 हफ्ता, 1-1 महीना फ्रीज कर दिया जाता है, कितने दिन रखना चाहिए गोश्त को? देखें, अगर कुर्बानी के बाद से आप बात कर रही हैं तो कुर्बानी का मकसद तो सेक्रीफाइस है,
ठीक है, कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है कि उसके 3 हिस्से करें, एक आप लोगों में बांटें, एक अपने रिलेटिव्स को दें और एक खाने के लिए यूज़ करें। अगर आप कुर्बानी के मकसद के हिसाब से चलेंगे तो ये 3-4 दिन में गोश्त आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात कि हमारे जो अपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमने एक फ्रीज़र रखे होते हैं, हमने एक पूरा इंतज़ाम किया होता है, जी ईद आ रही है तो उसको सेव करना है, बड़े बड़े डीप फ्रीज़र भी हम खरीदते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो अब इस सिनेरियो में देखें, इस सिनेरियो में आप जो कहते हैं कि जो अगर आपने गोश्त को सेव करना है तो एटलीस्ट -18 सेंटीमीटर टेम्परेचर पे करें, सेंटीग्रेड। अब -18 इज़ अ वेरी लो टेम्परेचर ना, ताकि उसको फुल फ्रीज़ हो। अच्छा, अब अगर उसको प्रॉब्लम दूसरा होता है कि फ्रीज़ एंड डी फ्रीज़, दिस इज़ वेरी डेंजरस। अगर आपको ये लोड शेडिंग इशू आ रहा है, आपका फ्रीज़र ख़राब होता है और वो फ्रीज़ से डी फ्रीज़ होता है, फिर आप फ्रीज़ होता है, तो इसके अंदर माइक्रोब जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये इंतहाई आपकी बॉडी के लिए जो है ना ख़तरनाक है और आपको मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लेके जा सकता है। अब उस बीमारियों का हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट, अगर आप इसको सेव करते हैं तो एटलीस्ट 2 से, अगर इतना टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे करते हैं तो आप 2 से 3 महीने ईजिली इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में एज अ डॉक्टर मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि आप कोशिश करें कि ताज़ा गोश्त की तरफ ही रहें, क्योंकि आपका ये पूरी दुनिया से ना तो मीट ख़त्म हो जाना है, ठीक है, और ना ही अल्लाह ताला ने अगर आपको कुर्बानी की सौगात दी है, आपको मौका दिया है, तो अल्लाह ताला आपको बाद में भी खिलाने की तरफ ले आएगा। तो इतनी हो कि चलें आप दोबारा परचेज़ करें मार्केट में, वो आप तो फ्रेश 3 से 4 दिन तो रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। बेहतर तरीका ये होता नहीं, अगर बहुत डीप फ्रीज़ है तो वो 2 से 3 महीने भी चल सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लो टेम्परेचर पे रखें, जिस तरह फ्रीज़र है या हमारे घरों की फ्रिज हैं, तो उसमें 3 से 4 दिन इज़ अ मोर दैन इनफ। ठीक है। अच्छा, लास्ट में सर ये भी बताइएगा कि किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए ताकि स्टमक के, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स ईद के मौके पे भी आ जाते हैं, स्टमक का इशू हो रहा है, कभी एसिडिटी हो रही है, कभी जो है खाना हज़म नहीं हो रहा, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए और इस मौके पे ख़ास तौर पे हमें उनको एहतियात में करें? देखें, अब 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं ईद के लिहाज से। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पहले हमने बात स्टार्ट की थी कि गोश्त कम खाएं, मल्टीपल टाइम खा लें, पोर्शन कंट्रोल। ठीक है। आप अपनी बात को समझ लें, हर बंदा समझ ले इसके प्रोग्राम के तवसल से कि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी उससे ज़्यादा उसके लिए यूज़लेस है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें, मॉडरेशन लफ्ज़ यूज़ होता है कि मॉडरेट करें। अल्लाह ताला को ये पसंद है कि अल्लाह ताला कहता है खाओ पियो लेकिन बैलेंस में। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनटेक ऑफ द हाई वाटर। इस दौरान में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन हो जाती है, लोगों के पानी की कमी होने का ख़तरा होता है और ये ज़्यादा मसाइल की वजह है। अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो दरमियान में अपनी हाइड्रेशन का भी ख्याल रखें। तीसरा पॉइंट, फाइबर ऐड करें, फाइबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, वो ऐड करें। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड, जो आपने सवाल भी किया था कि जो आपके सोडा ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करें। उनकी बैलेंस करने के लिए आप घर में बने हुए कोई टॉनिक हैं जिसमें लेमोनेड है, जिसमें आप जिंजर टी है, जिसमें आप इस तरह के जो है ना ज़ीरा पानी, इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो घरों में लोग आमतौर पर पीते भी हैं, तो वो बना के पी सकते हैं, जिससे हाइड्रेशन भी बेहतर होती है, आपकी डाइजेशन भी बेहतर होती है। और नंबर 5, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ें इसमें 5 नंबर पे आती हैं, एक एक्सरसाइज है और एक जनाब स्लीप। ठीक है। ये 2 काम बहुत बेहतर हैं। इन दिनों में क्या होता है, ईद के दिनों में सारे ऑफ पे होते हैं, खा रहे हैं, लेट रहे हैं, एसी चलाए हुए हैं, तो ये ना सिर्फ आपकी डाइजेशन की इशू करता है बल्कि उन लोगों में जिनके शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसले, कोलेस्ट्रॉल के मसले, ये सारे मसाइल चल रहे हैं, वो वर्स हो जाते हैं। ठीक है। और यूरिक एसिड जो बहुत कॉमन है, जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है और इस दौरान सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड करके चलेंगे तो आप एक खुशगवार सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और वही बात कि कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें, एक्सरसाइज लाजमी करें। एक्सरसाइज जो है वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट होना चाहिए, चाहे ईद का मौका हो चाहे ईद का मौका ना हो। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।